जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो ये है हमारा सेकंड सेशन ऑफ मंथली करंट अफेयर सेशन सीरीज। दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 5 सेशंस को डिस्कस करते हैं। एक सेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल एंड फाइनेंस न्यूज का। आज हम साइंस एंड टेक और जो है सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आपका आता है एक इंपॉर्टेंट जानकारी, करंट अफेयर्स कंप्लीट किट 2025, जिसमें डेली वीकली करंट अफेयर पीडीएफ होंगी, मंथली होंगी। 6 जो है मंथ का पीडीएफ मिलेगा और ईयर बुक मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, हेडलाइनर्स मिलेंगे, हिंदू एनालिसिस मिलेगा। ये सारी चीजें, ये प्राइस आप देख सकते हैं, इस प्राइस पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। तो सबसे पहले रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकर अपॉइंटेड यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल चेयरपर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो कह लीजिए भारत के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकर, उनको जो अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस में इंटरनल जस्टिस काउंसिल चेयरपर्सन, ये अपॉइंटमेंट करी है जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस ने। ये जो है ये एक बॉडी है जो अपॉइंट करती है जजेस फॉर द यूएन डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल एंड यूएन अपील्स ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल जस्टिस काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टैब्लिश किया था इंटरनल जस्टिस काउंसिल को एज अ पार्ट ऑफ द न्यू इंटरनल जस्टिस सिस्टम, ताकि जो है ऑब्वियसली जस्टिस पीस इसको इंश्योर किया जा सके, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसके जो चेयरपर्सन बना दिए गए हैं जस्टिस मदन बी लोकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक चीज पॉइंट बोलता हूं कि भारतीय, कोई भी भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति किसी इंटरनेशनल लेवल पर किसी इंपॉर्टेंट पद को हासिल करता है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप नेम्ड इंडियन अमेरिकन श्रीराम कृष्णन एज सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है मूल रूप से भारत के हैं, चेन्नई में इनका जन्म हुआ है, बट अब ये एक अमेरिकन सिटीजन है। श्री राम कृष्णन ओरिजिनली फ्रॉम चेन्नई, एंटरप्रेन्योर है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। इनको एआई पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत सारे भारतीयों की अपॉइंटमेंट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि 20 जनवरी को अपना कार्यभार संभाल लेंगे। नेक्स्ट आपका आइसलैंड की नई सरकार बनी है अंडर पीएम क्रिस्टोन फ्रोस्टोदी। थोड़ा सा नाम अपने आप में टंग ट्विस्टर है। इट विल बी द फर्स्ट टाइम इन आइसलैंड। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आइसलैंड, आइसलैंड कहां पर है पहले तो ये देख लो। ये आप यूरोप का मैप देखोगे, इधर ग्रीनलैंड है, इसके बीच में ये छोटा सा देश है आइसलैंड। ठीक है, रेकजेविक। ये आइसलैंड इसलिए भी चर्चा में था रिसेंटली, इफ यू रिमेंबर, हमने मंथली करंट अफेयर सेशंस में डिस्कस किया था कि यहां पर बहुत रेगुलर जो है वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर, मतलब आप कहें तो घंटों के हिसाब से यहां पर, क्योंकि यहीं से आपका वो मिड ओशियानिक रिज जो है निकलती है। एनीवेज, अभी यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज, क्योंकि ये आइसलैंड के इतिहास में बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, जिसमें कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनकी सबकी हेड जो है महिलाएं हैं। वहां की प्रधानमंत्री महिला है, वहां की राष्ट्रपति महिला है, और जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं उनमें हेड भी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि आइसलैंड के इतिहास में एक बड़ा यूनिक पॉइंट टाइम है। इसकी कैपिटल रेकजेविक है। आइसलैंडिक क्रोना ये करेंसी है। ठीक है जी। रग कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 3000 माइल्स। और यहां पर जो है डेनमार्क स्टेट जो है सेपरेट करता है। यहां पर डेनमार्क स्टेट है जो कि ग्रीनलैंड से जो है आइसलैंड को सेपरेट करता है। नेक्स्ट आपका, ट्रंप नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन काश पटेल एज एफबीआई डायरेक्टर। अगेन मूल रूप से भारतीय हैं। ठीक है जी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि वहां की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वहां पर जो एफबीआई के हेड बनाया गया है काश पटेल को। नेक्स्ट आपका, जस्टिस मृदु निरुपा बिंदुशिनी फर्नांडो स्वॉन इन एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में रिसेंटली सत्ता परिवर्तन हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे वहां पर, और उसके बाद जो है जब इलेक्शंस हुए तो वहां पर लेफ्ट जो है कह लीजिए लेफ्ट की गवर्नमेंट बनी, नए राष्ट्रपति बने। ठीक है जी, अनुराग कुमार दिसनायके। और अब जो है वहां पर चीफ जस्टिस जयंता जयसूर्या को रिप्लेस करते हुए जस्टिस फर्नांडो बनी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग है,
जो श्रीलंका की अभी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, वो जो है भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। नेक्स्ट आपका नगोजी ओकोंजो एवेला रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में फ्री ट्रेड हो, दुनिया भर में रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ट्रेड हो, उसको इंश्योर करता है। दूसरी बार इनको टेन्योर मिला है 4 साल का, जो कि 1 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। पहली बार एक महिला और पहली बार एक अफ्रीकन जो है वो WTO को लीड कर रहा है सिंस मार्च 1, 2021। ठीक है जी। सो WTO दुनिया का एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दुनिया का 98% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्लोबल ट्रेड एंड GDP, ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। अगर हम बात करें WTO क्या सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, या इसका पिछले लगभग 30 साल में क्या इंपॉर्टेंस रहा है, तो अब कह सकते हैं कि ब्रॉडली सक्सेसफुल है, बट रीजनल कह लीजिए ब्लॉक्स, ट्रेड के ब्लॉक्स जो है ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो दुनिया भर में एक फ्री ट्रेड वाली चीज अभी तक नहीं है, ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो 1 जनवरी 1995 में ये इन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे। और 1994 मराकेश एग्रीमेंट, ये 1 डे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि WTO जो है कौन सा एग्रीमेंट के बाद आया, तो दैट इज मराकेश एग्रीमेंट। ठीक है जी। उससे पहले हुआ करता था आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है जी। तो टैरिफ्स एंड ट्रेड, सॉरी, गैट हुआ करता था। तो गैट के बाद जो है WTO आया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका निताम्बो नंदी नदित्वा बिकम्स अ नामीबियास फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो कैपिटल विंडहोक है। देखो इंपॉर्टेंट इसमें अगेन जो है यहां पर नामीबिया में एक महिला जो है प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं पहली बार। सो नंदी से आप याद रख सकते हो, ठीक है, नंदी, ठीक है, भगवान शिव नंदी, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नामीब, अगर आपको नामीबिया समझना है, मेरे को ऐसी मूवी याद आ रही है धूम 2, जिसमें ऋतिक रोशन था। तो पहला जो स्टार्टिंग वाला सीन है जिसमें वो दिखाते हैं कि वो क्राउन चोरी करता है, तो वो नामिब डेजर्ट से होकर ट्रेन जा रही होती है। अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, जस्ट टू रिलेट द थिंग। ठीक है, नथिंग सिग्निफिकेंट बट जस्ट टू रिलेट। ओके, नेक्स्ट है आपका डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड जैरेड आइजकमैन अ बिलियनर एस्ट्रोनॉट हैं, क्लोज एसोसिएट हैं एलन मस्क के। एलन मस्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया में नॉन इलेक्टेड अगर हम लोगों की देखें तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कह लीजिए सबसे अमीर भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास हैं। और उनके जो है फर्दर खास जो है व्यक्ति, उनको नासा का हेड बनाया गया है। नासा क्या है, जैसे भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही US में नासा है, वहां की स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आपका फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने जो है फ्रांकियोस बेरियो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और यहां पर एक्चुअल पावर्स जो हैं किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो प्रधानमंत्री जो है काइंड ऑफ असिस्टिंग द प्रेसिडेंट। तो यहां पर नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, अगर कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है। ठीक है जी। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बारे में बात करें तो रफाल डील बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन ऑफ 26 मेरीन वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें जॉइंट एक्सरसाइजेस की इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो एक्सरसाइज शक्ति आर्मी, गरुड़ एयरफोर्स, और वरुण हो गया आपका नेवी। ठीक है, नाम से क्लियर है, वरुण पानी से रिलेटेड। ठीक है, भगवान जो वरुण देवता है, और उसके बाद गरुड़। ठीक है, एंड देन शक्ति फॉर आर्मी। नेक्स्ट आपका सोलर सिनर्जी इंडिया एंड ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एम्पावर आइलैंड नेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, टू एग्जीक्यूट न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशल्स। उन देशों में, आइलैंड देशों में, छोटे छोटे देशों में सोलर एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ये, मतलब इतना भी अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा, और हो कहेगा कि जी एक है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बन सकती हैं। बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये आपका रिलीज किया गया था एट क्वाड लीडर समिट। ठीक है, स्टेटेड दैट क्वाड कंट्रीज विल वर्क टुगेदर एंड पार्टनर
क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स। ठीक है जी, और यहां पर जो है ये असाइन किया गया, और ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये आइलैंड नेशंस में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका यूएनसीसीडी की कॉप 16। पहले तो कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है जी, यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि अभी रिसेंटली हमने कॉप 29 की बात करी थी, ये कॉप 16 कहां से आ गया। ठीक है, तो प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा कि एक आपका यूएनसीसीडी, एक सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तीन कह लीजिए अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद जो है तीन डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये हर साल होती है। ठीक है, हर साल होती है, तो लाइक 29 हुई, फिर 30, इस तरीके से कॉन्टिन्यूड रहेगा। जो ये यूएनसीसीडी है ये हर 2 साल में एक बार होती है, सो इट्स अ बाइनियल। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 16 सेशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, नाम से क्लियर है। देखो, डेजर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में। सॉरी, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो कम होती जा रही है। जो कह लीजिए जो एरिया जो है, जो सेमी एरिड एरिया था वो अब और एरिड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन वाली जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो दैट इज द आइडिया यहां पर, उसको रोकना है। क्यों? क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे हम सस्टेन करेंगे अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। सो विल टेक प्लेस इन रियाद, सऊदी अरेबिया, और फर्स्ट टाइम ये वेस्ट एशिया में हो रहा है। और इंडिया से जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वहां पर रिप्रेजेंट किया। यहां पर इंडिया के जो डेलीगेशन है उन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किया, जिसमें की बात चल रही है रिस्टोरेशन ऑफ लगभग 11 लाख जो है हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप, 4 राज्यों में, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। और ये 30th एनिवर्सरी थी यूएनसीसीडी की। एंड कॉप 29 अभी रिसेंटली हुई थी बाकू में, बाकू अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान में। तो ये यूएनसीसीडी क्या है, ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो स्पेसिफिकली द एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज, जो बेसिकली जिनको ड्राई लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इंप्रूव करना लिविंग कंडीशंस ऑफ फॉर द पीपल लिविंग इन द ड्राई लैंड्स, दैट इज वन ऑफ द मोटो। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एफसीसी। तो ये जो है 3 हैं जो कन्वेंशन होती हैं, तो तीनों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी जो है अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024। ये आपका हुआ लाइक चेन्नई में। ठीक है, वंस इन 3 ईयर्स, हर 3 साल में एक बार होता है, 4 से 6 दिसंबर के बीच में। 21 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस और 17 कंट्री से ये पार्टिसिपेट किया। मकसद है मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और जो अलाइड सेक्टर्स हैं इसमें जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो एक साथ में आए। ठीक है, वो एक साथ में आए, और इंडिया जो है 15 साल बाद ये होस्ट कर रहा है। और जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो डिलेड हो गई थी, और ये जो है कोपेनहेगन में अप्रैल 2022 में हुई थी। ठीक है, तो मतलब आप मान लो कि 21 में होनी थी, 22 में हुई, अब ये 24 में हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। अगेन मैरीटाइम सेक्टर को लेकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं वो एक साथ आए और कैसे उसको आगे लेके जाना है उस पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट आपका ब्रेन रॉट इज ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर, हियर इज व्हाट इट मींस। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट हम सबके लिए जो आज के समय पर सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, सोशल मीडिया को बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ रॉट होता है सड़ना, किसी चीज का सड़ जाना। ठीक है, पहले हम रॉटिंग ऑफ व्हीट, रॉटिंग ऑफ राइस ये बात करते थे, अनाज की, रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स। ब्रेन रॉट की बात हो रही है, मतलब ब्रेन जो है सड़ रहा है, सड़ रहा है। जल्दी हम क्या कहते हैं कि रुका हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं पानी रुका हुआ है तो सड़ जाता है।
तो वैसे ये कह रहे हैं कि जब आप कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि यूजलेस है, आपको कोई किसी तरीके का चैलेंज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपके इंटेलेक्चुअल स्टेट को, आपकी मेंटल स्टेट को, और जो है आप इस तरीके का जो ट्रिवियल है और अनचैलेंजिंग कंटेंट है जब उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो कह लीजिए मानसिक क्षमता है वो कम होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रिवियल और अनचैलेंजिंग कंटेंट को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो आपके ओवरऑल जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, थम जाएगी, कम हो जाएगी, सड़ने लगेगी। ये जो है यहां पर कहा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट आपका पोलराइजेशन इज द मेरियम वेबस्टर्स 2024 वर्ड ऑफ द ईयर। पोलराइजेशन शब्द जो है जनरली हम यूज करते हैं जब दो गुटों के बीच में, वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है जी, तो जब डिवीजन होता है, टू शार्पली डिस्टिंक्ट ऑपोजिट्स, और जिसमें ओपिनियन, बिलीफ, इंटरेस्ट और ग्रुप सोसाइटी नो लॉन्गर रेंज अलोंग कॉन्टिन्यूम, और कहीं ना कहीं उनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं। एक और हमने डिस्कस किया था ब्रैट शब्द, इफ यू रिमेंबर लास्ट मंथ वाले करंट अफेयर सेशंस में। ब्रैट शब्द होता है, वैसे पहले नेगेटिवली थोड़ा यूज होता था, जैसे मिलिट्री ब्रैट, जनरली स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ अ लाइक हाई रैंकिंग ऑफिशियल और सम लाइक बिग बिजनेसमैन, तो उनके बच्चों के बारे में ये ब्रैट शब्द यूज होता था। पर आज के समय पर ब्रैट जो है थोड़ा पॉजिटिवली कॉनोटेशन उसको दिया जा रहा है, ठीक है, दिया गया है रिसेंट टाइम्स में। इसके अलावा जो है मैनिफेस्ट, बहुत रेगुलर आज के समय पर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो भी आप लाइक अचीव करना चाहते हैं, सो लाइक यू नीड टू गिव द वाइब्रेशंस, ठीक है, और सेंड द पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू दिस यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और तो ये है इमेजिन अचीविंग समथिंग यू वांट इन द बिलीव दैट डूइंग सो विल मेक मोर लाइकली टू हैपन, कि ये ज्यादा होगा, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के होने के, मैनिफेस्टेशन। तो ये आप देख सकते हैं ब्रैट, ब्रेन रॉट, पोलराइजेशन, मैनिफेस्ट, ये शब्द जो है अलग अलग डिक्शनरीज ने ऐड किए हैं वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में, और ये सारे ही वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में थे अगर हम पिछले साल की बात करें। नेक्स्ट आपका साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल डिक्लेयर्स इमरजेंसी मार्शल लॉ इन द कंट्री। ये बहुत बड़ी चर्चा थी उस समय पर, मतलब पूरी दुनिया में एक कहते हैं ना फ्लैश न्यूज और वायरल न्यूज के रूप में थी कि एकम एक जो है साउथ कोरिया, जो कि काफी एक सक्सेसफुल देश माना जाता है इकोनॉमी के रूप में, डेमोक्रेसी के रूप में, लगभग 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोरियन पेनिनसुला, जिसमें नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, बहुत क्लोज्ड कंट्री है, और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है जिसने 1950 के बाद, अगर हम पिछले 75 सालों का उनका एक्सपीरियंस देखें, उन्होंने जैसे कहते हैं ना मल्टीपल टाइम्स ग्रो किया है, मतलब अपनी इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, और वहां पर जो है एकम, मतलब एकदम ये न्यूज आती है कि वहां पर वहां के राष्ट्रपति ने जो है इमरजेंसी लगा दी है। बट ये इमरजेंसी बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, कुछ ही समय में वहां की, क्योंकि वहां पे भी जैसे भारत में है कि इमरजेंसी लगाई गई तो पार्लियामेंट से अप्रूव होनी पड़ेगी, बट वहां की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, मतलब जो इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी ने भी उसको इंप्रूव नहीं किया कहीं ना कहीं। तो फाइनली जो है वो इमरजेंसी बहुत कम समय के लिए थी। और थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें तो मार्शल लॉ जो है यहां पर 16 बार लगाया गया है, और लास्ट जो लगाया गया था वो 1980 में लगाया गया था। मतलब पहले के अगर देखें तो पहले के 30-35 साल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले 30-35 साल में कोरिया में 15 बार मार्शल लॉ लगा, और पिछले लाइक 35 सालों में ऐसा कुछ आपको देखने को, लगभग 45 सालों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। चलिए नेक्स्ट आपका 19,000 इंडियंस एंड ओसीआई होल्डर्स जॉइंड अ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो यहां पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और 19,000 इंडियंस ने जो है ज्वाइन किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, जो कि जून में शुरू किया गया था। द फैसिलिटी स्टार्टेड द दिल्ली एयरपोर्ट कैन नाउ बी अवेल्ड एट 31 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सीधा सीधा मकसद यही है कि आप जो है बहुत इजीली जो है भारत आ सकते हैं। तो ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बेसिकली रजिस्ट्रेशन करता है उन लोगों की जो मूल रूप से भारतीय हैं, अब भारत के सिटीजन नहीं है, पर 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर भारत के नागरिक थे, या फिर ठीक है जी
उस समय पर एलिजिबल थे भारत का नागरिक बनने के लिए। तो उन लोगों को बेसिकली उन लोगों को कहीं ना कहीं भारत से जोड़ने के लिए, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बहुत लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। जी नहीं, जिनके पास भी ओसीआई कार्ड होता है वो भारत में आ सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, पर वो भारत में वोट नहीं कर सकते, कोई पब्लिक ऑफिस, एमपी एमएलए नहीं बन सकते, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको जो है वीजा आसानी से मिल जाता है, वो लंबे समय तक भारत में आके रह सकते हैं, ये कुछ उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं। ठीक है जी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैज एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एंड कुवैत साइन एमओयू, एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता साइन किया है टू एस्टेब्लिश जॉइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन एट फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल। तो फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के लेवल पर जो है कैसे कॉपरेशन को बढ़ाया जाए उसको लेकर एक कमीशन बनाया गया है। और इस कमीशन में किन किन चीजों पर बात होगी या किन किन चीजों को लेकर भारत और कुवैत आगे बढ़ेगा, जिसमें एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, कल्चर, ये सारी चीजें जो हैं में हम कैसे कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं कुवैत के साथ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और आप कहीं कोट भी कर सकते हैं इसको, कि जो कुवैत है 1961 तक इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ कुवैत। सुन के और आज के समय पर कुवैत की जो पर कैपिटा इनकम है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी दो ओवरऑल वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी मात्रा में जो है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, या कह लीजिए अपने परिवार को जो है वो पैसा भेजते हैं। ठीक है, expatriate community in like making them the largest expatriate community in the Kuwait. नेक्स्ट आपका ब्रेकिंग न्यूज, दैट इज नो मुजिबर रहमान ऑन बांग्लादेश नोट्स। देखिए, बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से शेख हसीना वहां से उनको भागना पड़ा और वहां पर नई सत्ता आई, मोहम्मद यूनिस जो हैं वो वहां पर सरकार को, इंटरिम गवर्नमेंट को संभालते हैं, वहां पे तब से जो है जो शेख मुजिबर रहमान हैं उनकी लेगेसी को खत्म करने की कोशिश चल रही है। पहले जो उनकी प्रतिमाएं थी वहां पर उनको तोड़ा गया। अब उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि जो वहां पे जो कह लीजिए बांग्लादेशी टका जो वहां की करेंसी है, वहां पे जो है यहां पर इसको, उनकी फोटो को हटा दिया जाएगा। So has begun printing new notes featuring the July uprising, student-led anti-quota protest, और जो है 5 अगस्त को ये हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो है मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये एक डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे इन इंडिया लेड इनिशिएटिव। इंटरेस्टिंग है, 21 जून को क्या है, 21 जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे है। ठीक है, योग दिवस है। और अब जो है मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। अब 21 दिसंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस इन द केस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सॉलिस्टिस इन द केस ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध के केस में 21 दिसंबर समर सॉलिस्टिस है, और उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर के केस में 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस है। उसको जो है मेडिटेशन डे के रूप में बनाया जाएगा। और ये 21 दिसंबर अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडियन कल्चर के कंटेक्स्ट में, इसको कहा जाता है उत्तरायण। उत्तरायण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन के बाद जो है उत्तर जो सन की मूवमेंट है, अगर सन की मूवमेंट के बारे में बात करें, ये दिस इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज कर्क रेखा और कैप्रिकन। तो ये जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं कैप्रिकन पे, मकर रेखा पर, और उसके बाद जो है ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये उत्तरायण का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सो ये एग्जैक्टली 6 महीने बाद होगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बाद।
चलिए नेक्स्ट आपका नेब्रास्का डिक्लेयर्स December 6 एज महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे। सो एक यूएस की स्टेट है, जैसे भारत में है, यूएस में 50 स्टेट्स है, उनमें से एक स्टेट है नेब्रास्का। उन्होंने जो है वहां के के लीजिए ऑफिशियल्स ने December 6 को डिसाइड किया है कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर गांधी। सो नॉन वायलेंस, ठीक है जी, और टॉलरेंस, जस्टिस को लेकर जो है इसको याद किया जाएगा, महात्मा गांधी जी को याद किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडिया टू चेयर द यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। तो यहां पर जो है इंडिया को चूज किया गया है टू चेयर द 68th सेशन ऑफ कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो इसमें जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस इन वियना, सो एम्बेसडर शंभू एस कुमारन, वो जो है इसकी चेयरमैनशिप संभालेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत को जो है इस इंपॉर्टेंट यूएन बॉडी को हेड करने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका स्टॉर्म दाराग इफेक्टेड 3 मिलियन पीपल, दैट इज 30 लाख लोगों को इंपैक्ट किया है वेल्स और साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। तो यहां पर आप अगर आप यूके का मैप देखेंगे तो उसमें वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड आता है। तो यहां पर वेल्स और जो है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में 30 लाख लोगों को स्टॉर्म दाराग ने इंपैक्ट किया है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बार, ठीक है, गोल्ड बार मतलब कह लीजिए बिस्किट कह सकते हैं इसको, पत्थर कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, ठीक है। इसमें दुबई में अनवील किया गया है और इसका वेट होगा 300 केजी, ठीक है, और मोर देन 300 केजी, और इसके अगर इंडियन रुपीज में अगर हम कीमत देखें तो 211 करोड़ का होगा। ठीक है जी। और ये इंटरेस्टिंग है, डिस्प्लेड एट दुबई गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज, क्रिएटेड बाय मिरेट्स मिंटिंग फैक्ट्री। इट वाज क्राफ्टेड इन 8 to 10 hours अधेरिंग टू गिनेस स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड बार। बिस्किट तो नहीं कहना चाहिए वैसे, 300 केजी का कौन सा बिस्किट होता है, बट जनरली गोल्ड बिस्किट्स बोला जाता है, मैं उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। चलो, साइक्लोन शिडो रिप्स थ्रू फ्रेंच टेरिटरी ऑफ म्योटे एंड हेड्स फॉर अफ्रीकाज ईस्ट कोस्ट। फ्रेंच टेरिटरी ऑफ म्योट इंडियन ओशन में। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये समझ लो कि फ्रांस जो है ना, वैसे तो एक बहुत छोटा सा देश है कंपैरेटिवली एरिया वाइज, पर दुनिया भर में ना इनकी टेरिटरीज कई जगह है। तो इसलिए अगर सबसे ज्यादा टाइम जोन देखोगे कौन सा देश फॉलो करता है, अगर आप रशिया को देखोगे तो रशिया 11 टाइम जोन फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट उनकी अराउंड 165 डिग्री है, ठीक है। बट फ्रांस 12 टाइम जोन्स यूज करता है, क्योंकि वो अलग अलग जगह उनकी टेरिटरीज हैं। जस्ट टू मेक श्योर दिस फैक्ट कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार इंडियन ओशन में फ्रांस की टेरिटरी कहां से आ गई। ठीक है, तो दिस इज म्योते, ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड है, और यहां पर साइक्लोन जो है शिडो जो आया और स्लैंड टू द नदर्न मोजाम्बिक ऑल्सो। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड ने सस्पेंड कर दिया है MFN स्टेटस फॉर इंडिया टू इंडिया। MFN स्टेटस क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, देखिए इसको इस तरीके से समझो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो ट्रेड के संबंध में MFN स्टेटस दूसरे देश को दिया जाता है, ये कहते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन नाम से देखो समझो कि भाई आप कह रहे हो कि जो टैरिफ्स मैं बाकी देशों के लिए रखूंगा वो भी आपके लिए रखूंगा। ठीक है, आप जो है वो इंपॉर्टेंट देश हो जिसके लिए मैं आपको किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज नहीं होगा विज़ावी अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है एक देश के द्वारा दूसरे देश को। तो मतलब इसका क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड जो है वो MFN स्टेटस या वो जो प्रिविलेज भारत को मिल रहा था वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो यहां पर एक नेस्ले कंपनी, आई होप सब लोगों ने सुना होगा या उसके प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा, नेस्ले जो है उसको लेकर एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की, और उससे नाराज होकर जो है स्विट्जरलैंड ने इसको सस्पेंड किया। उन्होंने बकायदा उस चीज के बारे में मेंशन किया है कि वो जो जजमेंट आई है उससे हम खुश नहीं हैं और इसके लिए जो है हम MFN स्टेटस जो है हटा रहे हैं भारत से। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है जी। ये यूनिलेटरल एक्शन लिया गया यूरोपियन कंट्री के द्वारा, स्टेम्स फ्रॉम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। और यहां पर जो है स्विस डिपार्टमेंट जो है एक रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की रिलेटेड टू जो है आपका नेस्ले, उससे खुश नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या कि लोअर टैक्स रेट्स लगाने की बात थी। एमएफएन क्लॉज इंश्योर्स लोअर टैक्स रेट्स अप्लाई टू रेजिडेंट्स ऑफ अदर ओईसीडी कंट्रीज, वो जो है बाकी कंट्रीज को भी दिया जाएगा। अब इंडिया ने जो है प्रीवियसली ये जो टैक्स एग्रीमेंट साइन किए थे लुथानिया और कोलंबिया के साथ, जिसमें कि लोअर टैक्स रेट्स थे सर्टेन टाइप ऑफ इनकम कंपेयर टू दोज ऑफर्ड टू ओईसीडी कंट्रीज। अब ये जो कंट्रीज हैं बाद में ये क्या हो जाती हैं, ओईसीडी की मतलब मेंबर्स बन जाती हैं। अब स्विट्जरलैंड इंटरप्रेट ये करता है कि कोलंबिया और लुथानिया जब इसका मेंबर बन रहा है तो जो 5% टैक्स रेट है ऑन डिविडेंड्स वुड अप्लाई टू इंडिया स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रीटी ऑल्सो अंडर द एमएफएन क्लॉज। इसको ऐसे समझो कि स्विट्जरलैंड आके ये कह रहा है इंडिया को कि भाई आप जो है ये जो बेनिफिट दे रहे हो लुथानिया को, लुथानिया लाटविया एस्टोनिया यूरोप में कंट्री है, कोलंबिया साउथ अमेरिका में कंट्री है, तो उनको जब आप ये बेनिफिट दे रहे हो, टैक्स का बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, और वो ओईसीडी कंट्रीज को दे रहे हो, हम भी ओईसीडी का मेंबर हैं, तो मतलब वो वाला जो बेनिफिट है वो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब उन दोनों को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा स्टेटस सेम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये ट्रीटी उनके साथ पहले साइन हुई है बिफोर दे कमिंग टू द ओईसीडी कंट्रीज, वो एक स्पेशल केस है। स्विट्जरलैंड कह रहा है यार ये तो गलत है, हाँ तो आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, मतलब उनके अकॉर्डिंगली ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, तो वो इस बात से नाराज है, ठीक है। आई होप आपको ये नाराजगी का कारण समझ आ रहा है। इट इज लाइक कि चार लोग हैं ए बी सी डी, ए और बी के बीच में जो डीलिंग हुई और ए की सी और डी के साथ जो हुई, तो बी ये कह रहा है कि सी और डी के साथ जो आपने डील करा है वो मेरे को भी मिलनी चाहिए, ठीक है, विच हैज बीन डिनाइड। ओके चलो, तो ये काफी डिटेल में है, पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन द सीपीटीपीपी। इंटरेस्टिंग है ये भी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो आप यहां पर देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब पैसिफिक ओशन के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से ट्रेड में एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। अब ब्रिटेन तो उसमें आता नहीं है, ब्रिटेन तो अटलांटिक ओशन में है, तो यहां पर ब्रिटेन भी इसका पार्ट बना है। इसका पार्ट किसी समय पर यूएसए हुआ करता था, रादर यूएसए ही इसका सबसे बड़ा कह लीजिए देश था, बट यूएसए आज के समय पर इसका पार्ट नहीं है। बट रिसेंटली ब्रिटेन का इसका पार्ट बनना ये एक बड़ी न्यूज है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के आने से कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है इसको एक थोड़ी सी कह लीजिए एक पुश मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक, 12th मेंबर ऑफ द ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया ब्रुनई, आप देख सकते हैं ये सारे देश जो हैं इसका पार्ट है। नेक्स्ट आपका गादीमाई फेस्टिवल, एक्टिविस्ट ऑन ग्राउंड अगेंस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल सेक्रीफाइस रिचुअल। ये होता है आपका इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल में। ये एक हिंदू फेस्टिवल है, 5 साल में एक बार होता है, और 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधेश प्रोविंस, मधेशी जो पॉपुलेशन है नेपाल में, जो बेसिकली मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से है, जो नेपाल में सेटल्ड है, प्लेन्स हैं जो वहां के, और इंडो नेपाल बॉर्डर पे ये शुक्ल पूर्णिमा के समय पर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप रिस्ट्रिक्ट करें कि किसी तरीके का एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट एनिमल्स का नहीं होना चाहिए। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइसेस हो, पर ये जो बैन है सिर्फ कागजों में रह गया, ऑन ग्राउंड इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसको लेकर बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट काफी ज्यादा कह लीजिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये काफी ज्यादा चर्चा में था वहां पर। तो ये एक न्यूज हो सकती है आपके लिए कि गादीमाई महोत्सव जो है कहां पर मनाया जाता है और क्यों चर्चा में था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका माउंट सुमेरु, ठीक है जी। माउंट सुमेरु एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इंडोनेशिया की ये जो एक्टिव वॉल्केनोज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, मतलब सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि माउंट सुमेरु कहां पर है, 4 ऑप्शन दे देगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो दिस इज इन द आपका इंडोनेशिया, ठीक है। सो माउंट मेरापी, सेमेरू, क्राकातुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनोज हैं। एक्टिव वॉल्केनोज जो लगातार इरप्ट होते रहते हैं, रिसेंट टाइम्स में इरप्ट हुए ईस्ट जावा इंडोनेशिया, और ठीक है जी। तो ये वन ऑफ द इंडोनेशियाज 127 एक्टिव वॉल्केनोज। इंडोनेशिया में इतने एक्टिव वॉल्केनोज क्यों हैं? क्योंकि इंडोनेशिया जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन और जो है आपका
इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के जो है वहां पर आपका लाई करता है, ठीक है जी। सबडक्शन जोन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट, मतलब बेसिकली दो प्लेट्स जो हैं यहां पर मिलती हैं, उसकी वजह से ज्योग्राफी में जब बात करते हैं हम कि दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं, जहां पर भी दो प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, डाइवर्जेंस वाले केस में उतने आपको वॉल्केनोज नहीं मिलते जितना कि कन्वर्जेंस वाले केस में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब ये जो नाम है सुमेरु, वो सेंट्रल माउंटेन है हिंदुइज्म में। इट इज बिलीव टू बी द अबोर्ड ऑफ शिवा इन जावा। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इंडोनेशिया में आपको एक कल्चरली हिंदुइज्म का काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं मिली, उनको जो है इटालियन सिटीजनशिप दी गई है ड्यूरिंग रोम विजिट। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्योंकि जो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अभी नए चुने गए थे, ये मूल रूप से इटालियन है, ठीक है, मूल रूप से इटालियन है। सो बेस्ड ऑन हिज इटालियन हेरिटेज, और इसके बेसिस पे इनको जो है ये इटालियन सिटीजनशिप दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो है उन्होंने अटेंड किया भूटान के नेशनल डे सेलिब्रेशंस को, ठीक है जी। तो ये आपका होता है ऑन 17 दिसंबर, थिम्पू कैपिटल ऑफ भूटान, और 3 डे विजिट टू भूटान, और एट द इन्विटेशन ऑफ भूटानीज किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, कोरोनेशन ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ भूटान द्रक ग्यालपो, ठीक है। ये द्रक आप देखेंगे वहां पर एक काफी बड़ा ब्रांड भी है, ठीक है। तो मतलब आप भूटान जाएंगे तो एक आपको बहुत बड़ा स्पेसिफिक ब्रांड मिलेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ट्रक ट्रक लिखा रहेगा। और ये जो है आपका, सो दिस इज ये द्रक ग्याल्पो का मतलब होता है ड्रैगन किंग इन जोंखा, ठीक है। और ये जो जोंखा है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है भूटान की। तो ये कुछ भूटान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह सकते हैं। यहां पर जैसे हम ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखते हैं कि राजा है, बट एक्चुअल पावर्स वहां पे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड करते हैं। यहां पर भी वही कहानी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका मालदोवा ने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अब ये 104 देश जो है हो चुका है, 104th नेशन हो चुका है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। ये इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था। शुरुआत की गई थी कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, उन देशों में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, सोलर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो कैसे साथ में आकर सोलर एनर्जी के लिए काम कर सकती हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये भी हो जाता है कि बाद में जो है ये जो कंडीशन थी कि ट्रॉपिकल कंट्रीज होनी चाहिए, हटा दी गई। कोई भी देश इसका पार्ट बन सकता है। रिसेंटली मालदोवा इसका पार्ट बना है आफ्टर आर्मेनिया बिकेम द 104th मेंबर लास्ट मंथ। ओके, सो ये नहीं, ये 105th मेंबर हो जाएगा क्योंकि 104th मेंबर था आर्मेनिया, ये 105th मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टारगेट रखा गया है कि $1000 बिलियन, $1000 बिलियन हो गया आपका $1 ट्रिलियन, ठीक है। $1 ट्रिलियन की US डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट आपका बाइडेन साइंस अ बिल ऑफिशियली मेकिंग द बाल्ड ईगल द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस। यूएस के जो कह लीजिए लोगो है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें आपको बाल्ड ईगल देखने को मिलता है। अभी तक इसको एक ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला था, यूज हो रहा था ये। और ये एक कह लीजिए जो पक्षी है इंडिजीनियस टू द नॉर्थ अमेरिका। अब इसको एक ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि इसको एक ऑफिशियल स्टेटस देना चाहिए, तो वो दे दिया गया है। जो बाइडेन ने कह लीजिए अपना जो रिमेनिंग टर्म बचा है उसमें ये काम किया है। नेक्स्ट आपका मलेशिया एक्सटेंड्स वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस अंटिल 2026। तो सीधा सीधा जो है मलेशिया aligns with 2025 ASEAN chairmanship preparations for visit Malaysia year 2026। मकसद 30 दिन आप जा सकते हैं मलेशिया में इंडियंस और चाइनीज नेशनल्स के लिए अंटिल दिसंबर 31, 2026। टूरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है जी, वन ऑफ द मेन रीजन। रशिया टू डिक्लेयर फेडरल इमरजेंसी ओवर ब्लैक सी ऑयल स्पिल। ब्लैक सी में जो है यहां पर ऑयल स्पिल हुआ है, रशियन टैंकर था, ठीक है जी, वो एक वहां पर जो है
एक आपदा हुई, ठीक है। सो ऑयल स्पिल फ्रॉम द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टैंकर्स, ऑफशोर ड्रिलिंग, पाइपलाइंस। तो ये जो है फेडरल इमरजेंसी यहां पर डिक्लेयर की गई है क्योंकि एक स्टॉर्म से, एक तूफान से जो है वो टैंकर्स हिट किए, तो वहां पर जो है ऑयल स्पिल देखने को मिला। ऑयल स्पिल में बेसिकली ऑयल जो है समुद्र पे आता है, जिसकी वजह से जो वहां के समुद्री जीव जंतु है वो प्रभावित होते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक सी के आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। ब्लैक सी के आसपास में कौन कौन सी कंट्री है, इसकी ट्रिक मैंने डिस्कस की थी पहले, कई बार डिस्कस करी है। हिंट दे देता हूं, टी एंड क्या है आगे, टी एंड क्या है, ठीक है। तो टी एंड ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, और जो सारे देश हैं ब्लैक सी के आसपास में कौन कौन से लिखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ओके, इसका इंपैक्ट क्या होगा, रिड्यूसेस इंसुलेशन कैपेसिटी ऑफ मेरीन मैमल्स, ठीक है। हाइपोथर्मिया, ठीक है, इसकी वजह से होता है। देखो हाइपो इज लेस, थर्मिया इज टेम्परेचर, ठीक है। रिड्यूसिंग देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, डैमेज द गिल्स ऑफ द फिश, इंपार्टिंग देयर एबिलिटी टू रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। तो ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है मतलब वहां के हैबिटेट को। नेक्स्ट आपका चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा तिब्बतन डैम बनाने जा रहा है, यारलुंग सांगपो, जिसको भारत में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। वहां पर अभी तक चाइना का जो सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा डैम जो है बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। अब ये डैम से इंडिया को लेकर, मतलब इंडिया का जो है एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और ये कंसर्न्स हैं कि ये एक तरीके से जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो डाइवर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जैसे ब्रह्मपुत्र है उसमें पानी की कमी हो सकती है, फर्दर बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है। उसके बाद अगर चाइना ने बहुत ज्यादा पानी रिलीज कर दिया तो अरुणाचल प्रदेश, असम और कई राज्यों में जो है बाढ़ की समस्या आ सकती है, बहुत भयंकर। देखिए ब्रह्मपुत्र में तो हर साल ही लगभग बाढ़ जैसी समस्या वहां पर रहती है, और अगर ये डैम बनता है तो ये जो है काफी बड़ी समस्या हो सकती है भारत के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा डैम, द प्रोजेक्ट हैज रेज कंसर्न्स अमंग एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि ये जो है यहाँ पर कई लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इन तिब्बत, और इससे जो है मिलियंस ऑफ पीपल डाउन स्ट्रीम इंडिया और बांग्लादेश में इंपैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें कितना खर्चा आएगा, इसमें 1 ट्रिलियन युआन, 137 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा इस डैम को बनाने में। कहा जा रहा है कि सबसे महंगा डैम होगा ये, ठीक है, सिंगल मेकिंग इट द सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो है अगर हम देखें जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो डिजाइन किया गया था 88.2 बिलियन किलोवाट आर को आप समझ लीजिए यूनिट्स, ठीक है। सो बेसिकली 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, एक यूनिट बिजली जो हम कहते हैं। तो इतने यूनिट बिजली प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। तो यारलंग सांगपो जो है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। कि भाई अगर कल को मान लीजिए कुछ ज्यादा टेंशंस होती हैं भारत और चाइना के बीच में, तो चाइना बहुत ज्यादा पानी रिलीज कर देगा, पूरी जो उसके कह लीजिए हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कई जगह जो है बड़े लेवल पर, भयंकर लेवल पर जो है बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, सो ये शुरुआत होती है चेमायुंगतुंग ग्लेशियर से, और ये एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा माउंटेन हिल्स नोन एज सियांग और दिहांग, बाद में इसमें लोहित और बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। तो ये है आपका, और ब्रह्मपुत्र एंटर करती है बांग्लादेश में नियर धुबरी, ठीक है जी, धुबरी। दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव सर्व्ड आल्सो। सो ये जो है धुबरी से फाइनली जो है बांग्लादेश में एंटर करती है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आज का, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं। तो चाइना में हमने देख लिया यारलुंग सांगपो, इंडिया में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्स हाईएस्ट ऑनर ऑफ कुवैत। तो यहां पर हाईएस्ट ऑनर ऑफ कुवैत जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। और 20th इंटरनेशनल ऑनर है जो कि भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है,
पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट आपका, हैज रशिया डिस्कवर्ड कैंसर वैक्सीन। ये काफी बड़ी न्यूज थी, काफी ज्यादा चर्चा थी इसकी, क्योंकि अगर कैंसर की वैक्सीन आ गई तो आप सोचिए चलिए कितने लाखों लोगों का पूरी दुनिया में जो है इलाज हो पाएगा। mRNA वैक्सीन दैट हैज शोन द एबिलिटी टू सप्रेस ट्यूमर डेवलपमेंट। अब ये कहा जा रहा है वहां के कह लीजिए साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो वैक्सीन है ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। पर्सनलाइज्ड कैसे, कि बेसिकली आपका जेनेटिक एनालिसिस करके हर व्यक्ति के ट्यूमर का जेनेटिक एनालिसिस करके कि किस तरीके का ट्यूमर है, और 1 घंटे के अंदर अंदर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई म्यूटेशंस कॉल्ड न्यू एंटीजेंस। ठीक है, न्यू एंटीजेंस, और जो है उसी टारगेट एरिया में जो है ये कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके जो है खत्म कर देगा। और ये वैक्सीन बनाई गई है, अभी ट्रायल जो हुआ है इसका वो काफी इंकरेजिंग है, ऐसा रशिया का कहना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस पे ट्रिब्यूट टू ब्रिगेडियर अमिताभ झा। ब्रिगेडियर अमिताभ झा उन्होंने सर्व किया, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस में एट गोलन हाइट। गोलन हाइट इफ यू रिमेंबर हमने अगेन डिस्कस किया था, आपका इजराइल और सीरिया का जो बॉर्डर है, गोलन हाइट्स का एरिया जो है, 6 डे वॉर हुई थी 1967 में, तब से जो है किसके पास है, ये आपका इजराइल के पास में है। सो ही वाज सर्विंग एज अ डिप्टी फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2023। अभी जो है उनका देहांत हुआ, तो उसको लेकर जो है वहां पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने जो ब्रिगेडियर जनरल हैं उनको याद किया। सो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1974 टू मेंटेन द सीज फायर बिटवीन टू सुपरवाइज द डिसएंगेजमेंट ऑफ इजराइल एंड सीरिया फोर्सेस। नेक्स्ट आपका, नेपाल सेलिब्रेट्स 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जन आंदोलन लीडर कृष्णा प्रसाद भट्टराय, और जिन्होंने बेसिकली फाउंडिंग लीडर रहे हैं वहां की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है नेपाली कांग्रेस, और ये नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 2 बार। सो एक बार जो है 1990 से 91 तक, और फिर 1999 से लेकर सन 2000 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका, नेपाल होस्ट बैलून फेस्टिवल। टूरिज्म कैपिटल है पोखरा, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा की हमने। पोखरा के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अच्छी सीनिक ब्यूटी है, और न्यू हाइट्स विद इनॉग्रल इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, 9 दिन का ये इवेंट था, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक न्यूज को कवर करते हैं। पहला है इसरो का पहला फर्स्ट एवर टेस्ट इन स्पेस डॉकिंग विद द स्पेसडेक्स मिशन। अब ये क्या है, डॉक का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, डॉक है बंदरगाह। भारत का कह लीजिए, या कह लीजिए इसरो का, भारत सरकार का एक सपना है कि फ्यूचर में हम अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे। स्पेस स्टेशन ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। स्पेस स्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि स्पेस में एक स्पेस लैब है, लेबोरेटरी है, 2 से 3 BHK की जो है 3 कमरों की एक लेबोरेटरी है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जीरो ग्रेविटी में कैसे जो है अलग अलग जो चीजें हैं वो बिहेव करती हैं, और फ्यूचर के जो मिशंस हमने भेजने हैं बाकी प्लैनेट्स को लेकर, सैटेलाइट्स को लेकर, वो जो है उसकी टेस्टिंग आप वहां पर कर सकते हैं। अब इस कह लीजिए क्रम में ये भेजा गया, इसमें 2 सैटेलाइट्स भेजी गई, 2 आइडेंटिकल सैटेलाइट्स, चेजर और टारगेट, यूजिंग द PSLV C60, और ये जो है इट विल बी प्लेस्ड इन 470 किलोमीटर लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। इसमें क्या होगा कि जब डॉकिंग का मतलब ये हो गया कि 2 सैटेलाइट्स को से आप चीजों को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर किया, ऑपरेटिंग पेलोड्स पोस्ट अनडॉकिंग, मतलब आपने जो भी पेलोड मतलब कोई भी सामान है जो शिफ्ट करना था वो शिफ्ट किया, उसके बाद दोनों सैटेलाइट्स अलग हो गई, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक कि भाई स्पेस में 2 सैटेलाइट्स एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर कर रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर मिशन। फ्यूचर में अगर हमें वो मिशन पूरा करना है तो उसके लिए ये जो कंडीशन है वो बहुत असेंशियल है। ठीक है, सो इट पोजीशन इंडिया टू बिकम द 4th कंट्री ग्लोबली टू अचीव एडवांस्ड डॉकिंग टेक्नोलॉजी आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। ठीक है जी, चलिए, तो लॉन्च व्हीकल, टारगेट एंड चेजर स्पेसक्राफ्ट थे। कंसेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया है। नेक्स्ट आपका नासा प्रोब
makes closest ever pass by the sun, flies closer to the sun than any other craft. मतलब यहां पर नासा का जो एक स्पेसक्राफ्ट है वो सन के सबसे ज्यादा क्लोज पहुंचा है अभी तक देन द अदर स्पेसक्राफ्ट्स। तो पायनियरिंग जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, और यहां पर वो उसको जो टेम्परेचर फेस करना पड़ रहा है वो है अप टू 930 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दो इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन विथस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ मोर देन लाइक 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 2500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। अब ये जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, 7 साल का इसका जो है मिशन था, और इसमें जो है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द कोरोना, नॉट दैट कोरोना जो हमने फेस किया है, कोविड-19 की बात नहीं हो रही है। सन की जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसको कोरोना कहा जाता है, द सन्स अपर एटमॉस्फेयर। एंड इसका मकसद यही है कि सन के डायनामिक्स को समझना, सन के कोरोना को समझना, सन के मैग्नेटिक फील्ड को, सोलर विंड्स को समझना। और ये जो है 24 ऐसे कह लीजिए चक्कर लगाएगा, और ओवर द कोर्स ऑफ इट्स मिशन गेटिंग एज क्लोज एज टू 3.83 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन सरफेस। ठीक है, जो कि 7 गुना ज्यादा क्लोजर होगा देन एनी अदर प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट्स। दैट कुल मिला के कहानी ये है कि भाई जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सन के सबसे नजदीक पहुंचा है। सन को स्टडी करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन कह लीजिए स्टेप साबित होगा नासा का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका HIV प्रिवेंशन ड्रग लेना कैपोविर कुड रीच पुअरेस्ट नेशंस बाय 2025-26। तो ये जो है एक्सेसिबल हो जाएगा लो इनकम कंट्रीज के पास 2026 तक। इंजेक्टेबल ड्रग है, ऑलरेडी अप्रूव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट HIV ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो है HIV प्रिवेंशन ड्रग है जो कि पुअरेस्ट नेशन तक पहुंचेगा 2026 तक। नेक्स्ट आपका यंग मैमथ डिस्कवर्ड इन साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 50,000 साल पुराना, और अगर आप देखेंगे तो लगभग मतलब प्रोटेक्टेड है। ये आपको ऐसा लग रहा है देखने में कि जैसे अभी रिसेंटली कोई मैमथ है या बेबी एलिफेंट है, कह सकते हैं एलिफेंट से पहले वाली कंडीशन एक्चुअली मैमथ। ठीक है, सो साइबेरिया के रिमोट याकुतिया रीजन में ये मिला है। याना रिवर है वहां पर, उसके नाम से इसका नाम याना रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि इसका जो वेट है लगभग 100 केजी है और 120 सेंटीमीटर टॉल। ये उसके कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट आपका एक नई अदरक की वैरायटी तैयार की गई है, इंटरेस्टिंग है ये भी, सुरसा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के द्वारा, और इसमें बेसिकली किसानों को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस अप टू मोर देन 24 टन्स पर हेक्टेयर व्हेन ग्रोन साइंटिफिकली। तो काफी बड़ा नंबर है, अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो उतना अदरक जो है उगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा पॉइजनस प्लांट पीपल लाइक हैज ड्रिवन पीपल टू सुसाइड। बेसिकली ये प्लांट है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, और इसको ऑस्ट्रेलियन स्टिंजिंग ट्री भी कहा जाता है। प्राइमरी फाउंड इन रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया, मोलस्कस, इंडोनेशिया। अब ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा ना सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक जैसे आपको लग रहा है कि जैसे कोई झटका लगा है बिजली का, ठीक है, या फिर आपको बहुत तेज जलन हो रही है, वैसी मतलब इतनी ज्यादा जलन के जैसे कि किसी व्यक्ति ने इवन फोर्स टू सुसाइड ऑल्सो, कि भाई उसको इतना ज्यादा वो फील हो रहा है, एंड इट कैन गो फॉर फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स ऑल्सो। ठीक है, मतलब वो एक बार छूने से, तो इस तरीके से जो है लिखा भी गया कि इट इज लाइक वेरी पॉइजनस। ठीक है, डू नॉट टच। इसका नाम है जिम्पी जिम्पी। नेक्स्ट आपका साइबेरियन डेमोजल क्रेन सुकपक सेट अ रिकॉर्ड बाय माइग्रेटिंग ओवर मोर देन 3600 किलोमीटर टू राजस्थान इन इंडिया। देखिए, राजस्थान में एक गांव है बड़ा फेमस है, और इसको लेकर आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, आप गूगल करेंगे तो खींचन, ठीक है, खींचन इन द फलौडी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि क्रेन्स, अभी इंटरेस्टिंग है, देखो साइबेरिया से क्रेन्स, मंगोलिया से जो क्रेन है वो इसी गांव में आती हैं, और दुनिया भर से फंडिंग आती है ताकि जब ये क्रेन्स यहां पर आए, इनका कह लीजिए रख रखाव, इनको खाना दिया जाए, इनके लिए पानी, ये सारी चीजें सुविधा
वहां पर कराई जाती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको देखा जाता है कि ये हमारे कुछ समय के मेहमान हैं जो भारत में आए हैं। सो न्यू डिस्टेंस रिकॉर्ड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स अराइविंग इन राजस्थान। सो क्रेन जिसका नाम है सुकपक, और जो इस बार जो है ये ट्रेवल करके आए हैं मोर देन 3600 किलोमीटर्स। ठीक है, सर्दियों के समय पर आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वो भारत में इस समय पर आते हैं। नेक्स्ट आपका ध्रुव स्पेस, हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस लॉन्चेस एस्ट्राव्यू कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस डिजाइन टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस इंसाइट्स इनटू द अर्थ, और ये हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम इमेजरी डाटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एस्ट्राव्यू। नेक्स्ट आपका हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी जो है आपका इन्होंने डिटेक्ट किया है इन नामीबिया, लाइक मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज एवर डिटेक्टेड, क्योंकि गामा रेज धरती में का जो एटमॉस्फेयर है उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। ये जो हेस है इन्होंने डिटेक्ट किया है उसको, गामा रेज को, इनडायरेक्टली ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द एयर मॉलिक्यूल्स। ये ऑपरेट करता है कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन 260 साइंटिस्ट फ्रॉम अबाउट 40 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड 13 डिफरेंट कंट्रीज। तो ये नामीबिया में है। ठीक है जी, नामिब हमने आज के सेशन में डिस्कस भी किया। नामीबिया साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, नामिब डेजर्ट है, वहां पर जो है जो हेस ऑब्जर्वेटरी में मोस्ट एनर्जेटिक कॉस्मिक रेस को डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग ने रिकॉग्नाइज किया है इन स्पेस को। अब ये इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। आप ऐसे समझ लो कि इसरो का एक तरीके से कमर्शियल विंग एज अवार्डिंग बॉडी टू बूस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्पेस सेक्टर। तो वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए स्पेस सेक्टर में, जिसमें कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मिशन डिजाइन फॉर लॉन्च व्हीकल, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, इन सब में जो है ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, इस चीज को लेकर स्टैंडर्डाइज करना और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एक्रेडिट, मतलब या कह लीजिए उसको जो है सर्टिफाई करना। ठीक है, तो ये इसके साथ टाई अप किया गया है एनसी, सो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आता है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इन स्पेस को। ये जो है एक ऑटोनमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डेडिकेटेड प्रमोटिंग एंड इनेबलिंग वेरियस स्पेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट आपका एटीएल्स सैटेलाइट टू बूस्ट इंडिया डिजिटल नेटवर्क। सो अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, यहां पर जो है इन स्पेस ने अनाउंस किया है कि अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड को बेनिफिशियरी होगा अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेस मिलेगा इनको इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज का फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। देखो इसका ना एक और मकसद है कि किस तरीके से स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को या प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये भारत सरकार का कह लीजिए मकसद है। जैसे यूएस में आप देखते हैं नासा के अलावा आपको जो है जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है। जेफ बीजोस की ब्लू ओरिजिन है। तो ये कंपनीज वहां पर काफी अच्छा कर रही हैं। कहीं ना कहीं भारत में भी वो सेम कंसेप्ट लाने की कोशिश की जा रही है। विल अंडरटेक द एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें कि डेवलपमेंट, लॉन्च एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टी बीम हाई थ्रू आउट के ए बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का डाटा इनको दिया जाएगा, और ये जो है फर्दर इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में जो है आया है। सो लोकेटेड इन लार्सेमन हिल्स इन ईस्ट अंटार्कटिका, सो began operating with the aim of supporting the global response to climate change। चाइना ने साइन किया था अंटार्कटिका ट्रीटी को 1983 में। अंटार्कटिका ट्रीटी चाइना का है, ये फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका ट्रीटी सीधा सीधा ये कहता है कि जो अंटार्कटिका है वो किसी देश का नहीं है, वो ह्यूमन काइंड का है, मानवता का है, और उसमें किसी तरीके की जो बाहर की स्पीशीज है वो नहीं लाई जाएंगी, और इसके अलावा जो है वहां पर सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है जी, तो ये आइडिया है यहां पर। चाइना ने इन फेब ओपनड इट्स रॉस सी साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, और इसके अलावा 5 अदर रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका दैट वर बिल्ट बिटवीन दिस। Currently there are 70 permanent research stations scattered across अंटार्कटिका। 29 देशों के हैं। इंडिया के 2 एक्टिव स्टेशन हैं, मैत्री एंड भारती इन अंटार्कटिका। ठीक है जी,
चलिए, जो पहला था दक्षिण गंगोत्री सेटअप इन 1983 हैड टू बी अबंडेंट। नेक्स्ट आपका PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन अबॉर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-59, और ये आपका लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन द सेकेंड अटेम्प्ट। सो ये बेसिकली किसके लिए है? 2 सैटेलाइट्स हैं, कोरोनाग्राफ एंड ऑक्यूल्टर, जो कि दोनों एक साथ मतलब फ्लाई करेंगे, और प्रिसाइज फॉर्मेशन डाउन टू सिंगल मिलीमीटर टू स्टडी द कोरोना, जो अभी हमने जो है डिस्कस किया था कि स्काई पार्कर जो सबसे नजदीक पहुंच गया है सन के, ठीक है। तो सन आउटर्स एटमॉस्फेयर, उसको स्टडी करेगा। प्रोबास इज अ लैटिन वर्ड फॉर लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करके देखा जाए, वो कहानी है यहां पर। सो PSLV XL वेरिएंट है विच इज नॉर्मली यूज्ड टू प्लेस हेवी सैटेलाइट्स, मतलब बल्क जो बड़ी सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च करता है ये। नेक्स्ट आपका कॉपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट लॉन्च्ड अबॉर्ड वेगा C रॉकेट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, पहले इससे पहले 1A 1B जा चुकी हैं, और सो यूरोपियन स्पेस क्राफ्ट इन फ्रेंच गुआना। ये फ्रेंच गुआना कहां पर है? साउथ अमेरिका में देश है, ठीक है। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको 3 छोटे छोटे देश मिलते हैं, ठीक है। एक फ्रेंच गुआना है, एक सूरीनेम है, ठीक है। ओके, सो प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस इमेजिंग ओवर लैंड एंड सी डे एंड नाइट, और ये जो है सिंक्रोनाइज करेगा 1A के साथ, जो कि ऑलरेडी स्पेस में है। जो 1B है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो अब जो है मिशन नहीं है, ठीक है। सो इट वाज केम टू एन एंड इन अगस्त 2022। नेक्स्ट आपका इसरो का एस्ट्रोसैट कैचेस नेवर सीन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये इंटरेस्टिंग है इसरो के लिए, इसको कह सकते हैं कि अचीवमेंट के रूप में कह सकते हैं कि जो इसरो का एस्ट्रोसैट है उसने एक दूसरी गैलेक्सी में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखा है जो अभी तक नहीं देखा गया था। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैज स्पॉटेड फार अल्ट्रा वायलेट एमिशंस फ्रॉम नोवा फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और टीम यूज दिस अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप डाटा, और इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है जी। और ये लॉन्च किया गया था सितंबर 28, 2015 को बाय द PSLV C-30 रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो ये कुछ जानकारी है। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें ये है कि भारत ने पहली बार एक दूसरी गैलेक्सी में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आपका IIT रोपड़ अनवील्स न्यू ब्लूटूथ सिस्टम, इंटरेस्टिंग है ये भी। सो ये गेटवे है विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। इसमें बेसिकली क्या होगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को, ठीक है, ये कैलकुलेट कर पाएगा, सेंस कर पाएगा। इससे फायदा क्या होगा? सॉइल मॉइस्चर, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल मॉइस्चर आपको पता लगेगा, एयर क्वालिटी का पता लगेगा, लॉजिस्टिक्स में ये मेंटेन करेगा ऑप्टिमल कंडीशंस को फॉर पेरिशेबल गुड्स, रिड्यूसिंग स्पॉइलेज रिस्क, ठीक है ना। आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, तो आप पहले से ही एक्शन ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर रियल टाइम डाटा देगा, ठीक है। तो लो पावर कंजम्पशन, वायरलेस कनेक्टिविटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और इसको आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक रिस्पॉन्स एक्शन होगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजें, जैसे जैसे हमने इसमें डिस्कस किया है, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, जनरली खराब हो जाता है, जैसे टमाटर है, ठीक है, तो उसको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको आप बचा सकते हो इस पर्टिकुलर सिस्टम से, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। गूगल अनवील्स रेवोल्यूशनरी क्वांटम चिप विलो, और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी। सुपर कंप्यूटर्स की जो हम बात करते हैं, सो दैट वुड टेक वन ऑफ टुडेज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टियन, दैट इज 1025 ईयर्स, ठीक है। इस इतना ज्यादा जो है ये कंपटीशन कर पाएगा, स्टैंडर्ड बेंचमार्क कंपटीशन इन अंडर 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट में ये वो कह लीजिए कंपटीशन, या कह लीजिए वो कैलकुलेशन कर पाएगा, या वो टास्क परफॉर्म कर पाएगा जिसको कई साल लगते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द एरर्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस इन क्वांटम कंप्यूटिंग सिंस क्यूबिट्स, जो कि यूनिट है कंपटीशन का क्वांटम कंप्यूटर्स में, उसमें टेंडेंसी है कि जैसे जैसे
जो है एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन, उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें एरर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, द मोर क्यूबिट्स यू यूज द मोर एरर्स विल अकर। बट जो ये विलो है ये क्या करेगा, ये आपके एरर्स को एक्सपोनेंशियली कम कर देगा एज वी स्केल अप यूजिंग द मोर क्यूबिट्स। कुल मिला के अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो क्वांटम चिप की प्रोसेसिंग को या क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा इन द फ्यूचर दिस विलो। नेक्स्ट आपका गूगल अनवील्स जेनकास्ट फॉर वेदर फोरकास्टिंग। सो न्यू एआई मॉडल दैट एक्सेल्स इन वेदर प्रेडिक्शन, सो फास्टर मोर एक्यूरेट जो है डाटा देगा अगले 15 दिनों का। एआई आजकल हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है जी, इट इज व्हाट इज कॉल्ड डिफ्यूजन मॉडल सिमिलर टू एआई इमेज जनरेटर्स। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेक्स्ट एंड प्रोड्यूसिंग एन इमेज, इट टेक्स द करंट स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन 12 आवर्स। तो मतलब एक पूरा डाटा जो है आपको वेदर फॉरकास्टिंग का फ्यूचर में दे देगा। मेकिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी। अब ये बैटरी भी कहा जा रहा है कि रेवोल्यूशनाइज कर सकता है फ्यूचर की बैटरी सिस्टम को। ठीक है, बैटरी सिस्टम को कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा ये देख लेते हैं। देखो, कैपेबल ऑफ पावरिंग डिवाइस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक बैटरी जो है कई हजारों साल तक जो है ये कहा जा रहा है कि पावर देगा। कार्बन 14 डायमंड बैटरी, और इसमें बेसिकली क्या होगा, डायमंड बैटरी है जो कार्बन 14 को यूज करेगा, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 5700 ईयर्स है, और ऑपरेट्स बाय हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14। और इसको जो है डायमंड में रखा जाएगा, डायमंड केस में रखा जाएगा, ताकि जो कि उससे उसको, डायमंड क्या है, बहुत स्ट्रांग मटेरियल है और वो उसको स्ट्रेंथ और रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। अब ये कहां कहां यूज हो सकता है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर है, जैसे पेस मेकर्स हैं। ठीक है जी, पेस मेकर्स हैं, हेयरिंग एड्स हैं, ऑक्यूलर डिवाइसेस हैं, और इवन स्पेस में जहां पर इस तरीके से बैटरीज को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये फ्यूचर में इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहां पर बैटरीज चेंज करना बहुत मुश्किल है और बहुत लंबे समय तक जो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। सो कार्बन 14 को के जो रेडियो आइसोटॉप है उसको यूज किया जाएगा, डायमंड केस में उसको रखा जाएगा। आई होप ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ के सबको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा ओवरवेल्म्ड है। कई सारी चीजें ऐसी हमें पढ़ने को मिलती हैं इसमें जो कहते हैं ना हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर होती हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक होती हैं। ठीक है, चलिए, आईसीएमआर सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक इन चेन्नई। तो यहां पर कह सकते हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भारत को। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट परसेंटेज वाइज भारत में हैं। और सो यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन कोलैबोरेशन विद मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक एस्टेब्लिश किया है। तो ये रेपोजिटरी होगा पॉपुलेशन बेस्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स का। अगेन जो प्रोसेस करेगा जो भी हमारे डाटा है उसको, बायोस्पेसिमन ब्लड सैंपल्स टू असिस्ट साइंटिफिक स्टडीज। सो नेक्स्ट आपका इंडिया का डीप ओशन मिशन सक्सेस, फर्स्ट इमेज ऑफ एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट एट 4500 मीटर्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है उसने डिस्कवर किया है एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट को। अब ये हाइड्रो थर्मल वेंट क्या है, देखिए जहां पर प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं वहां पर, खासकर ओशनिक प्लेट्स में देखें तो पानी जहां पर जाएगा तो वह क्या होगा, मैग्मा के साथ जब पानी इंटर करेगा तो आपको पानी जो है हॉट स्प्रिंग्स के रूप में ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। ये पहली बार गैलापागोस जो आइलैंड्स हैं वहां पर देखा गया था, भारत ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ अचीवमेंट हम इसको देख सकते हैं भारत के रूप में। सो जॉइंट एफर्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स हैं। ठीक है जी, मिड ओशनिक रीजेस में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नई क्रस्ट वॉल्केनिक माउंटेन चेन्स है। अभी और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि जब वो स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स आते हैं बाहर तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेकर आते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सो द सी वाटर सीप्स इनटू द क्रस्ट, हीट्स अप, शूट्स बैक आउट, कैरिंग डिसॉल्व्ड मिनरल्स। ठीक है, और ये वो मिनरल्स हैं जो जो आज के समय पर हम ईवीज की बात कर रहे हैं, बैटरीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात कर रहे हैं, उसमें काफी कामयाब हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड इन 1977। और
तो ये है आपका। सो रेयर मिनरल्स आपको जैसे कि निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि जो यहाँ पर कह लीजिए लाइफ जो है, होस्ट जो है, वो सनलाइट के बिना सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पर होता है कीमोसिंथेसिस, जहां पर ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। देखो जहां पर सनलाइट है वहां पर तो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां पर नहीं है वहां पर ये जो है कह लीजिए डीप ओशन में ये प्रोसेस हो रहा है। डीप ओशन मिशन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जहां पर हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स या रेयर मिनरल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। समुद्रयान, ठीक है जी, एक एंड मत्स्य 6000 ये प्रोजेक्ट है डीप ओशन मिशन का। देखिए जो आपका समुद्रयान है, ठीक है जी, और मत्स्य है, मत्स्य 6000 में ये है कि 6000 मीटर्स तक हमें इंसानों को भेजना है, ठीक है, दैट वाज द आइडिया, ठीक है, क्रू ऑफ 3 मेंबर्स, ठीक है, मत्स्ययान। मत्स्य 6000, मत्स्य क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि भगवान विष्णु के जब 10 अवतार की बात की जाती है तो पहला अवतार जो है मत्स्य, ठीक है, मछली बेसिकली। सो डीप सी ओशन सबमर्सिबल डिजाइन टू अकोमोडेट अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट आपका आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है एमोलेड रिसर्च सेंटर टू डेवलप नेक्स्ट जेन एमोलेड एंड ओलेड या ओएलईडी स्क्रीन्स। सो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि डिस्प्ले है बेसिकली फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट, वॉचेस, और द सेंटर फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ एंड टाटा सन्स। और मकसद यही है कि किस तरीके से नई टेक्निक्स लाई जाएं टू लोअर द कॉस्ट फॉर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, जो ये जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है जी। और द सेंटर विल सपोर्ट द नेशंस इनिशिएटिव टू डेवलप अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। और ये भारत सरकार की बहुत ज्यादा कह लीजिए कोशिश चल रही है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में लाई जाए, जो कि काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम उसको लाने में कामयाब रहे वो एक इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा बूस्ट हो सकता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका व्हाट इज ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम। ये एक नया कह लीजिए कंसेप्ट आया है, ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम। ये उन बच्चों के लिए है, सिबलिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन विद क्रॉनिक इलनेस डिसेबिलिटीज। देखिए जनरली मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे जो है वो क्रॉनिक इलनेस और डिसेबिलिटीज फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान उस पर हो जाता है और उसकी केयर करने में, और वो अटेंशन ज्यादा जो है मांगता है। तो दूसरा बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो फील करता है इनविजिबल, ओवरशैडोड बाय देयर सिबलिंग्स कंडीशन, और जिसकी विच हैज गेन्ड अटेंशन डिनोटिंग द इमोशनल स्ट्रगल्स, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आउट फील करता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो उसके जो वो इमोशनल स्ट्रगल्स है उसको कहा जा रहा है ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कवर किया इंटरनेशनल न्यूज को, साइंस एंड टेक न्यूज को। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।